सब लोगों का फोकस जो है वो दिल्ली की तरफ है। बुराड़ी के क्षेत्र में किस प्रकार से किसानों का आंदोलन चल रहा है, भीड़ जमा हो रही है, आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर व्यवस्था कर रहे हैं, गृह मंत्री उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों ने बताया कि पंजाब में तो ये बिल लागू ही नहीं है। फिर पंजाब की जो जनता है, वहां के जो किसान हैं, वो अपनी ऑडी, वो अपनी फॉर्च्यूनर में बैठ करके दिल्ली क्यों पहुंच रहे हैं, इस पूरे के पूरे हंगामे को अंजाम देने के लिए। इसमें जो बहुत बड़ी बात पीछे आई है वो है कि शाहीन बाग का रूप बदल दिया गया है। आप लोगों को भी पता है कि रेफरेंडम 2020 का लास्ट ईयर 2020 है ये, और अभी तक कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है, पर्चे वर्चे अभी तक नहीं बटे थे। शाहीन बाग के दौरान लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरीके से इस पूरी की पूरी बात को रखें, तैयारी पूरी नहीं थी क्योंकि वो हो भी गया था मैटर जनवरी फरवरी में ही। लेकिन अब नवंबर चला जा चुका है, दिसंबर केवल बचा है रेफरेंडम 2020 के लिए। तो अपने आकाओं को कुछ तो आप लोगों ने चेहरा भी दिखाना है। मस्जिदों से रसद आनी शुरू हो गई है। जिस प्रकार से उस समय पर भगोने चढ़े थे वही सब फोटोज सामने आने लगे हैं। जिस प्रकार से उस समय पर देश विरोधी नारे लगे थे, जिस प्रकार से देश तोड़ो आंदोलन उस समय पर हुआ था, वही अब भी होने लग गया है। लेकिन क्या हमारी सरकार पिछली चीजों से कुछ सीखेगी? क्या अभी के अभी जो पिछली बार की समीक्षा में चीजें सामने आई थी कि अगर उसको शुरुआत में खत्म कर दिया गया होता तो ये सब चीजें ना हुई होती, तो क्या इस बार ऐसा कुछ होने वाला है? वैसे अगर जो लोग इतिहास जानते हैं इंदिरा गांधी के समय का, जो उस समय का जानते हैं किस प्रकार से दिल्ली के अंदर उससे पहले आतंक बहुत ज्यादा मचा था, उसका पूरा दमन किया गया था। दमन के बाद में फिर इंदिरा गांधी, जो कि बकौल एक सरदार जी के अनुसार इंदिरा गांधी ठोक दी गई थी, वही सब चीज सीन सामने आए थे और वो आंदोलन भी धीरे धीरे इसी प्रकार से परवान चढ़ा था। क्या आपको पता है कि इसका शाहीन बाग 2 बनाने के लिए अब पीएफआई भी रास्ते में आ चुका है, उसने मैदान में कूच कर दिया है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि शाहीन बाग की जो पूरा षड्यंत्र था उसमें भारत, पाकिस्तान और चीन के ही लोग नहीं शामिल थे, बल्कि ईरान तक के थे। आपको पता है कि कासिम सुलेमानी, जिसको कि अमेरिका ने ठोक दिया था, उसका भी हाथ दिल्ली के इन दंगों के पीछे था और जिसकी पुष्टि खुद अमेरिका ने की थी। और आज क्या हुआ है? आज हम लोग किसान आंदोलन के पीछे पड़े हुए हैं, बिहार की राजनीति, छिटमुट जो राजनीतियां होती है ना, इनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन उधर मोसाद ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है, एक बहुत बड़े ईरानी साइंटिस्ट को मार गिराया है और इतने अच्छे प्लांट तरीके से मार गिराया है कि उसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ यह लगता है कि दिल्ली के अंदर चंद लोग बैठ करके देश विरोधी नारे लगाते हैं, वो देश को तोड़ने की बात करते हैं और हमारी पुलिस उन तक पहुंच भी नहीं पाती है। दूसरी तरफ मोसाद है, जिसने कि एक विरोधी देश के अंदर घुस करके वहां के टॉप साइंटिस्ट को घेर करके बुलेट प्रूफ गाड़ी में से निकाल करके गोली मारी है। और साथ ही साथ वो प्लानिंग जो थी इतनी जबरदस्त थी कि एक जैसी चलने वाली 3 गाड़ियों में से चुनिंदा बीच वाली गाड़ी को चुना गया, उसमें से भी जिस सीट पर वो बैठा हुआ था उसको टारगेट किया गया, उसी स्थान पर जहां पर वो आकर के थोड़ी ठिठकती थी। आसपास के हॉस्पिटल्स की पूरी वायर इस तरीके से काटी गई ताकि वहां पर बिजली भी ना पहुंचे, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन ना किया जा सके और वहां से रेफर किया जाए किसी दूर के हॉस्पिटल और रास्ते में ही व्यक्ति का दम निकल जाए। मोसाद अपने देश के अंदर नहीं कर रहा है, ये एक विरोधी देश के अंदर घुस करके एक वहां के टॉप साइंटिस्ट को खत्म करता है। अब आप जरा सोचिए कि जो हम लोग यहां पर आए दिन पीपनी बजाते हैं कि इजराइल भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत इजराइल से बहुत कुछ सीखता है, घंटा सीखता है। राजनीति ढंग से होती नहीं है। राजनीतिक दलों को, जो दबाव पक्ष हैं उनको, जो विरोधी दल हैं उनको, अफवाह फैलाने वाले लोगों को, रूमर्स फैलाने वाले सोशल मीडिया ट्रोल्स को आप बंद नहीं करवा सकते हैं, उनकी जुबान पर आप ताला नहीं लगा सकते हैं। वो चाहे कितनी भी गलत और गंदी बातें क्यों ना कर दें, लेकिन उनको आप सजा तक नहीं दिलवा सकते हैं और आप कहते हैं कि इजराइल से हमारी दोस्ती है। उस दोस्ती का फायदा क्या जब आप उस दोस्त से कुछ अच्छी चीजें सीखते ही ना हो। मैं बात कर रहा हूं ईरान के परमाणु अभियान के जनक मोहसिन फखरीजादेह की। ये एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर काफी पहले भी बहुत सारे ऐसे बैन लग चुके हैं जिनके अनुसार
अमेरिका के अनुसार भी ये बात कही गई थी कि इस व्यक्ति ने ईरान को इतना ज्यादा परमाणुओं के द्वारा, परमाणु जो बम है, मिसाइल्स हैं, अंदरूनी तौर पर जिसकी की जानकारी यूएन तक को नहीं है, इतना ज्यादा वहां पर बना दिया गया है कि जिससे कि पूरे विश्व को बहुत खतरा है। अभी आप लोगों को पता है कि अमेरिका का जो सत्ता हस्तांतरण है उसमें भी 50 दिन बचे हुए हैं, यानी कि अभी भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो ट्रंप हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बाइडेन जो हैं वो उन सभी डील्स को निरस्त करने वाले हैं जो ट्रंप ने की थी, और उन सब डील्स को करने वाले हैं जो ट्रंप ने नहीं की थी। अमेरिका हमेशा ईरान के खिलाफ रहा है। ईरान और यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब में पहले से ही बहुत टगमेंट रही है, क्योंकि इसके पीछे एक और भी कारण है। अरेबियन जो कंट्रीज हैं वो सुन्नी बहुल हैं और जो ईरान है वो शिया बहुल है। ईरान की जो आर्मी है वो फिलहाल पूरे विश्व के ऊपर टर्की के साथ मिलकर के एक जो खलीफत आंदोलन जो है उसको दोबारा से उभारने के प्रयास में है। जबकि जो सऊदी है अमेरिका का अब अच्छा दोस्त बन चुका है, इजराइल उसका अच्छा दोस्त बन चुका है, व्यापारिक समझौते उनके बीच में हो चुके हैं, अब वहां पर हवाई जहाजों का आना जाना भी हो चुका है। ऐसे समय में यदि जो बाइडेन इस बात को आगे बढ़ाने के लिए जाएं, उससे पहले ही इजराइल ने यह बड़ा धमाका कर दिया है। यानी कि फिलहाल का अमेरिका और इजराइल मिलकर के वो सब कुछ क्रिएट करने में लगे हुए हैं जिससे कि आगामी भविष्य में जो बाइडेन को कुछ परेशानियां महसूस हो सकती हैं। दोस्तों, यहां पर यह बहुत जानना जरूरी है कि इस समय पर जो इस्लामिक शक्तियां हैं वो पूरे के पूरे विश्व को लीलने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। आपने भी देखा होगा कि ईरान आए दिन इस प्रकार की धमकी देता है। टर्की, जिसके पास में वजूद तक नहीं है, जो हथियार भी इजराइल और अमेरिका से खरीदता है, वो तक पूरे विश्व को धमकी देता है। साथ ही साथ इनका एक पिल्ला भी है जिसका नाम है पाकिस्तान। वो तो मतलब औकात से बाहर होकर के ही सबको धमकियां देता है। अगर हम भारत देश में बैठ करके कुछ चीजों को एनालिसिस करते हैं, कुछ चीजों के ऊपर बातचीत करते हैं, भारत में ऐसा क्यों हो गया, भारत में वैसा क्यों हो गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमें विदेश में बैठी हुई ताकतों को पहचानना, जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इजराइल की हम बहुत बड़ाई करते हैं लेकिन हम उससे सीखते कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इजराइल की मीडिया ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पिछले कुछ सालों में इजराइल में जितनी भी सरकारें आई हैं या उनकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, इसके जितने भी डायरेक्टर बदले हैं, उन सबका निशाना मोहसिन फखरीजादेह था ही, पहले से ही था। इजराइल को ईरान द्वारा बदले की कार्रवाई की आशंका भी थी और उससे पहले ही इजराइल ने वो सारी की सारी तैयारियां भी पूरी की पूरी कर ली थी। आशंका अभी भी है कि ईरान यहूदियों को निशाना बना सकता है, लेकिन हमें भी पता है कि यदि ऐसा हुआ तो इजराइल इसका कितना भयानक बदला लेगा। अभी वैसे ईरान ने अभी जो धमकी दी है उसने कहा है कि वो गाजा पर अपने हमले तेज भी कर सकता है, फिलिस्तीन को इसमें साथ लगा सकता है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है 2-4 मिसाइलें वहां पर दाग भी दी गई होंगी, लेकिन इजराइल उसके लिए भी हमेशा तैयार रहता है। इजराइल के दूतावासों पर भी हमले हो सकते हैं, इसलिए वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिकन मीडिया में चल रहा है कि जो बाइडेन जो 2015 में ट्रंप ने परमाणु करार किए थे उसमें कहीं ना कहीं वो दखल कर सकते हैं। इस वजह से वहां का जो प्रशासन है, वहां का जो मीडिया है, बहुत सारे कयास लगा रहा है। बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ भी हैं, उनका कहना है कि ये हत्याकांड ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नेस्तनाबूद करने के इरादे से अंजाम नहीं दिया गया है, बल्कि इसके द्वारा कुछ कूटनीतिक निशाने लगाए जा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी विदेश मंत्री जो अभी नवंबर के पहले हफ्ते में ही इजराइल गए थे, माइक पोम्पियो, वो वहां पर कोई पानी पीने तो नहीं गए थे, वहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसी बात रही होगी जिसके बाद में ये सारी बातें हुई हैं। हालांकि ईरान के सारे लीडर्स अभी तक धमकियां दे चुके हैं। उनके जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खमेनी, उसने भी धमकी दी है और उसने कहा है कि हम दंडित करेंगे इजराइल पर, हम भी हमला करेंगे। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि इजराइल इस तरीके की किसी भी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। इस पूरी की पूरी घटना में लगभग बताया जा रहा है कि 62 लोगों का पूरा एक जत्था था जिन्होंने कि अलग अलग तरीके से प्लानिंग की,
कौन रेकी करेगा, कौन ध्यान रखेगा, कौन गोली चलाएगा, कौन उन गोली चलाने वालों को लेकर के भागेगा, कौन हॉस्पिटल्स की वायर्स काटेगा, कौन बीच में हर्डल बन करके खड़ा होगा, कौन हॉस्पिटल के प्रशासन को मैनेज करेगा, कौन वहां से लोगों को भगाने में सहायता करेगा। ये सारी की सारी प्लानिंग्स हैं। लेकिन हमारे यहां पर रैंडमली आए दिन कोई भी उठ करके, कोई भी मतलब कोई भी आकर के खड़ा हो जाता है, कोई भी किसी प्रकार का आंदोलन कर लेता है, हाईवे जाम कर लेता है, रेलवे के ट्रैक्स जो होते हैं उनको उखाड़ देता है, जो फ्लाइट्स होती है उनको रोक देता है, लोगों के ऊपर हमले कर देते हैं, पुलिस तक को नहीं बख्शा जाता है, उनके पीछे ट्रैक्टर दौड़ा दिया जाता है। हमने तो दिल्ली में देखा है कि पुलिस वालों के ऊपर बंदूक तक तान दी जाती है, आम लोगों को काट करके आग में फेंक दिया जाता है, कुछ नहीं होता है। इजराइल की बहुत सारी कहानियां हैं, एक के बदले 10 सिर लाने की जो हवाई जो बयान होते हैं वो भारत में दिए जाते हैं, लेकिन वहां पर एक के बदले 100 सिर लाने की परंपरा ऑलरेडी बहुत दशकों से है। तो दोस्तों, जो सभ्यता, जो संस्कृति अपने आप को बचाना चाहती है, सरवाइव करती है और उसके लिए जीने मरने तक के संकल्प करती है, वो तो सारे काम करती है, लेकिन सोए हुए को जगाया जा सकता है। जो सोने का ढोंग कर रहा है उस कौम को, इस हिंदू कौम को हम कैसे जगा सकते हैं। जिन लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों का भी धन्यवाद जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और उन लोगों का भी धन्यवाद जो इस वीडियो को नीरस समझ करके, समसामयिक ना समझ करके, भारत से जुड़ी हुई ना समझ करके इग्नोर करेंगे। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।